Hi guys, myself Dr. Shendra Patel from Sanskrit Ayurveda। आज के इस लेक्चर में हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के पांचवा अध्याय द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस अध्याय के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर किसी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय को। जैसा कि अध्याय में लिखा है, द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्यायम। द्रव मतलब होता है लिक्विड चीजें, द्रव्य मतलब होता है सबस्टेंस। मतलब वो अध्याय जिसमें हम लिक्विड सबस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड सबस्टेंस लाइक वाटर, ऑयल, मिल्क, यूरिन, मधु। ठीक है, जितने भी ये हमारे लिक्विड चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला अध्याय आपके सिलेबस में जो दिया गया है, आपके बुक्स में जो दिया गया है, जल वर्ग दिया गया है। सब जानते हैं कि जल की अनिवार्यता क्या है, जल को जरूरी क्यों होता है। जैसे पता है कि स्वस्थ हो या रोगी प्राणी का जो जीवन होता है, वो जल के बिना संभव नहीं हो सकता है। इसलिए जल हर किसी के लिए अनिवार्य है। हर किसी के लिए जल की अनिवार्यता को देखते हुए जल प्रकरण को या जल वर्ग को सबसे पहले उल्लेख किया गया है। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले गंगा जल। गंगा जल किसको कहा गया है? तो आकाश से गिरा हुआ जो जल होता है उसको गंगा का जल कहते हैं। गंगा का जो जल होता है, वो क्या करता है शरीर में? वो जीवन देने वाला होता है, वो तर्पण करने वाला देने हृदय के लिए हितकर होता है। वह गंगा का जल अव्यक्त रस वाला होता है, वो अमृत के समान होता है। ऐसे अव्यक्त रस वाला, ऐसे अमृत के समान रस वाला। ठीक है। फिर हम बात करते हैं समुद्र जल की। समुद्र जल वह जल होता है जो पीने के योग्य नहीं होता है। सिर्फ किस ऋतु में इसको पिया जाता है? सिर्फ अश्विन मास में इसको पीना जाता है। तो समुद्र जल को किस मास में पीना जाता है? अश्विन मास में पिया जाता है। ठीक है। फिर तीसरा बात करते हैं पानीय जल, यानी कि इंद्रम अम्बु जिसको कहा गया है। तो वर्षा का जल जो आकाश से गिरता है, जब उसको हम साफ सुथरे पात्र में रख देते हैं, तब उसको हम कहते हैं पानीय जल या इंद्रम अम्बु कहते हैं। ठीक है। बात करते हैं नदी के जल का वर्णन। यहाँ पर बताया जाता है कि विभिन्न प्रकार की जो नदियां होती हैं, उनके फ्लो के डायरेक्शन को देखकर बताया जाता है कि ये नदियां के जल हितकारक होगा या अहितकारक होगा। तो बताया गया पश्चिमी समुद्र की ओर बहने वाली नदियां, जो पश्चिमी समुद्र की ओर बहने वाली नदियां होती हैं, वो हितकारक होती हैं। जबकि हिमालय तथा मलय पर्वत से निकल कर नदियां निकलती हैं, वो पथ्य होती हैं, हितकारक होती हैं। अगर इनका जल कहीं आकर रुक जाए, चाहे पश्चिमी समुद्र की नदियां हो, चाहे हिमालय मलय पर्वत की नदियां हो, अगर इनका जल कहीं जाकर स्टोर हो जा रहा है, कहीं जाकर रुक जा रहा है, तो वह कृमि रोग पैदा करती हैं। आपको पता है कि ठहरे हुए जल में, रुके हुए जल में डिफरेंट प्रकार के वार्म्स यानी कि कृमियां पैदा होती हैं। और कृमियों की वजह से स्लीपर फाइलेरियासिस होता है, हृदय रोग होता है, कंठ में रोग होता है, और सिर का रोग उत्पन्न होता है। ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे प्राच्य देश की। प्राच्य देश मतलब जो असम और बंगाल है, वहाँ की जो नदियां हैं। अवंती देश की, यानी कि जो मालवा आज के टाइम पर एमपी प्रदेश है, जो वहाँ की जो नदियां हैं। तीसरा अपरांत देश यानी कि पश्चिम प्रदेश, जो महाराष्ट्र और गोवा है। इन तीन जगहों को जो नदियां होती हैं, ये नदियों का जल पीने से आपको अर्श होगा, यानी कि पाइल्स होगा, उदर रोग यानी कि एब्डोमिनल डिजीज होगा, और स्लीपद होगा, फाइलेरियासिस होगा। ठीक है। बात करते हैं हम चौथी। तो सह्याचल यानी कि जो पश्चिमी घाट है हमारे, जो वेस्टर्न हमारे एरियाज हैं, विंध्य आंचल की नदियां हैं, माने कि जो मध्य की नदियां होती हैं, उनके जल को पीने से कुष्ठ रोग और पांडु रोग और सिरो रोग उत्पन्न होता है। इसका मतलब दो जगह की नदियों को पानी हितकारक बताया गया है। एक पश्चिम समुद्र की बहने वाली नदियां, दूसरा हिमालय तथा मलय पर्वत से निकलकर बहने वाली नदियां जो होती हैं, ये हितकारक होती है। इसके अलावा जितनी भी दिशा में नदियां बह रही हैं, सबका जल क्या होता है? किसी न किसी प्रकार का रोग को उत्पन्न करने वाला होता है। ये करा कि पारियात्र मतलब 7 कुल पर्वतों में से जो एक
है पारियात्र जल, वो दोष का शमन करने वाला होता है और बल और पौरुष की वृद्धि कराता है शरीर में। फिर बात करते हैं समुद्र का जल जो होता है। तो समुद्र का जल जो होता है वो तीनों दोष को कुपित करने वाला होता है। हमने यहाँ पर पढ़ा कि विभिन्न प्रकार की नदियां जो विभिन्न दिशाओं में बहती हैं, उनका क्या हित है, क्या कौन सी अहित होती हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। हमने देखा यहाँ पर कि पश्चिमी समुद्र की ओर बहने वाली नदियां, हिमालय तथा मलय पर्वत की ओर बहने वाली नदियां, इनका जो जल होता है वो पथ्य होता है, वो हितकारक होता है, वो हमारे शरीर के लिए रोग निवारक होता है। ठीक है। बात करते हैं हम जल को पीने की विधि बताई गई है कि जल को पान कैसे किया जाता है। तो जल पान की जो विधि बताई गई है, वो कहा गया है कि अपने शक्ति से अधिक जल नहीं पीना चाहिए। अगर आपकी कैपेसिटी 1 लीटर पानी पीने की है तो आप 1 लीटर पानी पीजिए। मंद अग्नि, आपकी अग्नि अगर मंद है, आपको गुल्म मतलब अगर आपका पेट में कोई वायु का गोला है, अगर पांडु रोग एनीमिया से ग्रसित हो, उदर रोग है, आपको अतिसार डायरिया हो रहा है, आर्स मतलब पाइल्स है, ग्रहणी के मतलब होता है कि बेटा आप यहाँ पर मतलब आईबीएस जैसी चीजें हैं, सोस है, सोत है, इन सब में थोड़ा जल पिलाने को बताया गया है। ठीक है। जलपान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये कहते हैं अगर हम भोजन कर रहे हैं और भोजन के बीच बीच में हम पानी पी रहे हैं तो उससे हमारा शरीर सम रहेगा। भोजन के अंत में अगर हम पानी पिएंगे, खाना खाने के बाद अगर हम पानी पीते हैं, तो उससे हमारे शरीर में स्थूलता यानी कि शरीर में ओबेसिटी आएगी। तीसरा, हम भोजन के आरंभ में अगर पानी पिएंगे तो हमारे शरीर में कृशता यानी कि हम लीन और थीन होंगे। ये तो बताया गया जलपान का प्रभाव कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न आहार के टाइम पर जल पीने से क्या क्या प्रभाव होता है। फिर हम बात करते हैं कि शीतल जल से लाभ और उष्ण जल से क्या लाभ होता है। तो शीतल जल यानी कि जो चिल्ड वाटर कोल्ड वाटर होता है उसके पीने से क्या होता है। तो बताया गया कि मदात्य रोग, एल्कोहलिज्म, मूर्छा आच्छादित देखा होगा आप लोगों ने कि जो मदात्य जो एल्कोहलिक का सेवन करते हैं वो चिल्ड पानी वाटर को लेकर पीते हैं। तो शीतल जल का लाभ उनमें मिलता है। श्रम हो, दाह हो, विष हो, पसीने की अगर अधिकता होती है, तो अगर हम बहुत ज्यादा मैं परिश्रम करके आ रहे हैं, हमारे शरीर में जलन हो रही है, हमारे शरीर में कोई टॉक्सिसिटी हो रही है, अगर हमें पसीना अत्यधिक मात्रा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि ठंडा ठंडा पानी लेकर आइए, शीतल जल से पिलाते हैं। बात करते हैं उष्ण जल से क्या लाभ होता है। तो उष्ण जल क्या करता है, हमारे जो जठराग्नि होती है, जो डाइजेस्टिव फायर होता है उसको बढ़ाता है। आम रस को पचाता है, यानी यानी कि जो फूड की टॉक्सिसिटी है, जो इनडाइजेस्ट फूड है उसको पचाता है। बस्ती का शोधक होता है, यानी कि अपने ब्लैडर को साफ करने वाला होता है। वात कफ विकार का शमन करता है कि वात और कफ जो होते हैं ये शीत होते हैं, तो उनको उष्ण जल उनको क्या करता है, शमन करता है। तत्काल बवन विरेचन करवाते हैं हम जब शरीर में, तो हम उष्ण जल से उसको उसके मुख की सफाई करवाते हैं या उसके जो होते हैं पानी का पान करवाते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं द्वितीय वो जो वर्ग आपके सिलेबस में दिया गया है, क्षीर वर्ग। बात करते हैं क्षीर वर्ग में क्या होता है। सबसे क्षीर मतलब होता है मिल्क यानी कि दूध। तो सामान्य दूध के गुण यानी कि जितने प्रकार के दूध बताए गए हैं, यहाँ पर 8 प्रकार के दूध बताए जाएंगे आपको। तो जितने प्रकार का दूध बताया गया, इन सब में कॉमन गुण क्या होता है। तो लिखा है स्वाद पाकम रसम। स्वाद मतलब होता है मधुर होता है, पाक रस मधुर पाक वाला रस होता है। स्निग्धम ओजस, स्निग्ध होता है, ओज को बढ़ाने वाला होता है। धातु वर्धनम, धातु को बढ़ाने वाला होता है। वात पित्त हरम, वात पित्त का हरने वाला होता है। भृश्यम मतलब होता है कि बाजीकारक होता है। श्लेष्मल मतलब कफ को बढ़ाने वाला होता है। गुरु मतलब भारी होता है। शीतला मतलब ठंडा होता है। ठीक है। ये सामान्य दूध का गुण बताया गया है। फिर हमने आपसे बताया कि दूध 8 प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो जब सबसे श्रेष्ठ बताया गया, गाय का दूध। गाय का दूध क्या होता है, जीवनी होता है, शक्ति को देने वाला होता है। गाय का दूध उरह छत और क्षय रोगी में काम करता है। और गाय का दूध का श्वास काश की बीमारी में, जीर्ण ज्वर की बीमारी में, मूत्र कृच्छ या रक्तपित्त की बीमारी में गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है। यहाँ पर हमने एक बगल में एक निमिष लिखा है, उच्च रवाज। ठीक है। उच्च श्वास, श्वास उच्च से होगा उरह छत, छ से क्षय रोगी, श्वास से श्वास, जैसे जीर्ण ज्वर हो गया। बात करते हैं बकरी का दूध के क्या गुण होते हैं। तो बकरी का दूध हल्का होता है। तब बकरी क्या होता है, कूदती उछलती कूदती रहती है, हल्की होने की वजह से, तो इसलिए बकरी का दूध हल्का होता है। बकरी का दूध सोस यानी कि राजक्षमा यानी कि ट्यूबरक्लोसिस में लाभदायक होता है। रक्त पित्त में लाभदायक होता है, ज्वर में लाभदायक होता है और अतिसार में लाभदायक होता है। बात करते हैं ऊँटनी का दूध। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ऊँटनी का दूध होता है, दूध आप सुने होंगे कि दूध मधुर होता है, दूध पीने में मीठा लगता है। लेकिन ऊँटनी का दूध जो होता है ये लवण होता है, ये नमकीन जैसा होता है। ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। राजस्थान की मिट्टी कैसी होती है, लवड़ी मिट्टी होती है, साल्ट वाली होती है।
तो ऊँटनी के दूध का जो गुड़ होता है वो ऊँटनी के दूध लवण होता है, अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। जैसे हम नमकीन चीजें खाते हैं या जो साल्ट वगैरह खाते हैं, वो हमारे अग्नि का दीपन करता है, अग्नि को बढ़ाता है। उधर रोग में काम करता है। कृमि रोग, शोथ रोग, अर्श, ये ऊँटनी का दूध जो होता है इनके लिए लाभदायक होता है। ठीक है। हम बात करते हैं मारुति दूध, यानी कि जो फीमेल है उसके, ह्यूमन फीमेल में जो बात करते हैं उसके दूध, तो उसके दूध का सबसे इम्पोर्टेंट कि नेत्रगत जो रोग होते हैं, जो नेत्रों में आपके जो आईज में डिसऑर्डर होते हैं, उसमें तर्पण करवाते हैं, आस्यतन करवाते हैं, नस्य करवाते हैं। नस्य क्या होता है कि जो ह्यूमन मिल्क है उसको नेजल रूट से एंट्री कराते हैं। तर्पण व आस्यतन क्या होता है, ये नेत्रों का चिकित्सा कर्म होता है। ठीक है, आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में। बात करते हैं भेड़ी के दूध। तो भेड़ी का दूध जो होता है वो अहृद होता है, अप्रिय होता है, और वात व्याधि का नाश करने वाला होता है। ठीक है। बात करते हैं हथिनी का दूध। हथिनी का दूध क्या करता है कि स्थिरता को प्राप्त मात्रा, हथिनी क्या होती है, भारी भरकम होती है, एक जगह स्थिर रहती है, इसलिए हथिनी का दूध जो होता है वो स्थिरता देने वाली होती है। फिर बात करते हैं एक सेप जो जानवर होते हैं, यानी कि घोड़ी गधी जो होते हैं, इनके दूध के गुण क्या होता है, तो इनका जो दूध होता है वो उष्ण होता है, हल्का होता है। ठीक है, वात दोष नाशक होता है, अम्ल लवण युक्त होता है, इसलिए आलस्य को बढ़ाता है। ठीक है। घर घोड़ी और गधी के दूध आलस बढ़ाने वाले होते हैं। फिर बात करते हैं आमश्रित दूध, यानी कि जो कच्चा दूध होता है वो क्या होता है, अभिसंधि। अभिसंधि का मतलब ये होता है कि कफ को बढ़ाने वाला होता है। गुरु मतलब भारी होता है, जबकि जो पकाया गया दूध होता है वो गुरु होता है, लेकिन अभिसंधि नहीं होता है। फिर बात करते हैं धार उष्ण दूध, यानी कि जो माता का स्तनपान करवाते हैं डायरेक्ट, जो धार के रूप में दूध आता है वो अमृत के समान होता है। फिर हम बात करते हैं तक्र, मट्ठा या छाछ, जो दूध के विकार होते हैं, यानी कि दूध से बनाए जाते हैं। ठीक है। इसमें हम गुण देखेंगे, जो तक्र होता है, छाछ होता है, मट्ठा होता है, और वो होता है हल्का होता है। ठीक है। कसाय अम्ल होता है, अग्नि को बढ़ाने वाली होती है, और कफवात का शमन करती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो तकर का उपयोग करते हैं घृत की व्यापक में, अगर किसी ने एक्सेस मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में घृत का पान कर लेता है या घृत का सेवन कर लेता है, तो उससे जो कॉम्प्लिकेशंस बनते हैं उनको खत्म करने के लिए हम तकर का इस्तेमाल करवाते हैं। फिर बात करते हैं तकर जो होता है ये अर्श रोग, ग्रहणी रोग, मूत्राघात और गुल्म में काम करता है। फिर बात करते हैं मस्तु। मस्तु किसको कहा गया, दही का जो पानी होता है उसको मस्तु कहते हैं। इसके गुण ठीक तकर के गुण के जैसे होते हैं। फिर बात करते हैं नवनीत। नवनीत किसको कहा गया है, ताजा निकाला गया जो मक्खन होता है, ऐसा मक्खन जिसको अभी भी निकाला गया है उसको नवनीत कहते हैं। आपको पता होगा मक्खन को हम अपने चेहरे पर लगाते हैं, वो कांति बढ़ाने वाली होती है, वो हमारे लश्य बढ़ाती है। और मक्खन खाने से क्या होता है, शरीर में बल मिलता है, तो बलवर्धक होती है, बल को बढ़ाने वाली होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम घृत के गुण। तो पूरी दुनिया जानती है बेटा, घृत खाने से बुद्धि बढ़ती है, घृत खाने से आपकी स्मृति मेमोरी पावर बढ़ती है, घृत खाने से आपकी मेधा बढ़ता है, आपकी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ती है, घृत खाने से आपका बल बढ़ता है, घृत खाने से आपका शुक्र बढ़ता है। ठीक है। जो संतान चाहने वाले होते हैं उनके लिए शुक्र बहुत जरूरी होता है, यानी कि सीमेन बहुत जरूरी होता है। अगर सीमेन बढ़ेगा तो संतान चाहने वालों के लिए अच्छा माना जाएगा। कांति मतलब आपके चेहरे पर एक चमक लाने वाला। सुकुमारता मतलब आपको लंबे समय तक यंग रखेगी। ठीक है। ये सब गुण किसके होते हैं, घृत के गुण होते हैं। समस्त स्नेह द्रव्यों, जितने प्रकार के स्नेह बताए गए हैं ना, वो चतुर्भुज स्नेह आप पढ़े होंगे, तो उन चतुर्भुज स्नेहों में सबसे उत्तम स्नेह घृत को बताया गया है। क्यों बताया गया, क्योंकि यह यौवन माने कि आपकी एज को, आपकी यंग एज को स्थिर रखने वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है। फिर बात करते हैं हम पुराण घृत का प्रयोग। पुराण घृत मतलब होता है कि जो घृत काफी लंबे समय तक हम जिसको रखा गया होता है उसको पुराण घृत कहा जाता है। पुराण घृत का प्रयोग क्या होता है कि मदाध्य रोग में कोई एल्कोहलिक पेशेंट है उसके में प्रयोग करते हैं। अपस्मार कोई एपिलेप्सिक पेशेंट है उसमें करवाते हैं। मूर्छा मतलब होता है कोई बेहोश होकर गिर जा रहा है, या कोई योनि रोग नाशक, यानी कि वेजाइनल डिसऑर्डर, कोई ये वेजाइनल डिजीज है, तो उसमें हम पुराण घृत का प्रयोग करते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन, आपको में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तम घृत किसको माना गया है, उत्तम दूध किसको माना गया है। तो उत्तम दूध माना गया गाय का दूध, उत्तम घी माना गया है गाय के ही घी को। फिर कहते हैं अधम, यानी कि सबसे निकृष्ट, यानी कि निंदनीय किसके दूध को माना गया है, तो भेड़ के दूध को सबसे निंदनीय माना गया है, और दूध भेड़ के घी को भी निंदनीय माना गया है। ठीक है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट इच्छु वर्ग। इच्छु वर्ग मतलब होता है बेटा गन्ना। गन्ना मतलब तो गन्ने के जो वर्ग होता है, यानी गन्ने से जो चीजें बनाई जाती है उन सब के बारे में ये तृतीय वर्ग है। पहला वर्ग हम लोगों ने पढ़ा जल वर्ग पढ़ा, दूसरा वर्ग हमने क्षीर वर्ग पढ़ा, तीसरा वर्ग हमने इच्छु वर्ग पढ़ा। इच्छु वर्ग मतलब ईख, ईख मतलब गन्ना,
शुगर केन। शुगर केन का क्या गुण होता है? तो शुगर केन सब जानते हैं, गर्मियों के समय में हम सभी लोग शुगर केन जूस पीते हैं। वो क्या होता है? शीतल होता है, मधुर होता है, मतलब मीठा होता है, गुरु भारी होता है, स्निग्ध मतलब चिकना होता है, बेहद मतलब होता है कि हमारे बॉडी को नरिशमेंट करता है। हम धूप से थक कर आते हैं, कहीं से आते हैं, तो हम गन्ने का जूस पीते हैं तो हमारी बॉडी में नरिशमेंट मिलता है। कफ और मूत्र को बढ़ाने वाला होता है, क्यों? क्योंकि स्निग्ध होता है, गुरु होता है, तो कब बढ़ाएगा? और क्योंकि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए मूत्र को बढ़ाएगा। सर्म मतलब क्या होता है? मल को भेदन करने वाला। ठीक है। रक्त पित्त का समन, क्योंकि मधुर होता है, मीठा होता है, इसलिए पित्त का समन करता है। फिर बात करते हैं ईख से निर्मित कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो ईख से निर्मित होता है फाड़ित। ईख से निर्मित होता है मत्स्यंडी, यानी कि मछली के अंडों के सदृश जो गुड़ बनाए जाते हैं छोटे छोटे छोटे, उनको कहते हैं गुड़। खंड, शर्करा, मिश्री, ये छह चीजें जो ईख से बनाई जाती है, इनको इच्छु विकार कहते हैं। फिर बात करते हैं ईख के भेद व गुड़। तो ईख के दो भेद आए गए हैं बुक्स में, पौंड्रक और एक वार्षिक। पौंड्रक वाली जो होती है वो मोटी होती है, चबाने में, उसको चबाने में ज्यादा कोमल होता है। मोटी होती है लेकिन चबाने में कोमल होती है, ठंडी होती है, मधुर होती है। ठीक है। यही सारी प्रॉपर्टी वार्षिक में होता है, लेकिन लेस प्रॉपर्टी, उससे कम प्रॉपर्टी इसमें होती है। ठीक है। वो मोटी होती है, कम मोटी होती है। वो चबाने में कोमल लगती है, चबाने में कम कोमल लगती है। शीतल होता है, ये थोड़ा शीतल होती है। ठीक है। बात करते हैं फाड़ी। फारिज की क्या गुण होता है? तो फारिज जो होता है वो गुरु होता है। फारिज जो होता है वो अभिसंधि यानी कि कफ को बढ़ाने वाला होता है। फारिज जो कफ को बढ़ाएगा तो दोषों को संचय करवाता है और मूत्र का शोधन करता है। फिर बात करते हैं गुड़ के क्या गुण होते हैं। तो गुड़ के गुण बताया गया है कि मूत्र और पुरुष का बढ़ाने वाले, मतलब मूत्र और पुरुष को शरीर से निकालने के लिए गुड़ का सेवन करिए। ठीक है। गुड़ दो प्रकार का बताया गया है, तो पुराना गुड़ बताया गया, नया गुड़ बताया गया। पुराने गुड़ को बताया गया कि हृदय के लिए प्रिय है, और नए गुड़ के लिए बताया गया कि कफ को बढ़ाने वाला होता है और जठराग्नि को मंद कर देती है। फिर बात करते हैं मत्स्यंडिका का गुड़ क्या होता है, यानी कि जो मछली के अंडों के सदृश था, उस वाले गुड़ का क्या गुण होता है? गुड़। तो बताया गया है कि मत्स्यिका से ज्यादा अच्छा गुड़ खंड का होता है, खंड से अच्छा ज्यादा गुड़ सीता मछली का होता है। ठीक है। ये गुड़ के बढ़ते हुए क्रम में जो ये बनाया गया है एक लाइन, उसको देखते हैं। ये गुणों के वृक्ष वर्धक होते हैं, यानी कि मत्स्य अंडिका से ज्यादा खंड का, खंड से ज्यादा सीता का। फिर छत को बढ़ाने वाले होते हैं, मतलब छत रोग में इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हुआ तो उसको कम करने वाले होते हैं ये। बात करते हैं शर्करा गुड़। जो शर्करा चीनी होती है, उसके उसके क्या गुण होते हैं? तो प्यास को, दाह को, मूर्छा का सेवन करती है, पता है हम लोगों को। बात करते हैं सबसे उत्तम शर्करा किसकी मानी गई है। तो जो ईख के रस से बनी शर्करा होती है, उसको सबसे उत्तम माना गया है। बात करते हैं हम नेक्स्ट मधु वर्ग। चौथा वर्ग जो है वो मधु वर्ग है। मधु वर्ग मतलब हनी वर्ग। हनी हनी ऐसे क्लास जिनमें अंदर क्लास हनी के बारे में बताया गया हो। तो मधु के हनी क्या होता है? ये नेत्रों के लिए लाभदायक होता है। हनी क्या होता है? लेखनी, यानी कि स्क्रैपलिंग करता है बॉडी से। लेखनी करने से क्या होता है कि बॉडी में जो एक्सेस मांस बड़े होते हैं, उनका ये खींच के बाहर निकाल देता है। बात को बढ़ाने वाला होता है मधु। मधु जो होता है रुक्ष होता है, कसाय होता है, मधुर गुण वाला होता है। मधु का सबसे इम्पोर्टेंट अगर फंक्शन देखा जाए बेटा, तो ब्लड का शोधक होता है, यानी कि बोन को क्लीन करता है। ब्लड का संधान करता है, ब्लड का रोपण यानी कि हीलिंग करवाता है। ठीक है। मधु क्या करता है? कफ को घटाने वाला, विष का लक्षण को घटाने वाला, प्रमेह और नाशक होता है। बात करते हैं उष्ण मधु सेवन का, जो निषेध आचार्यों ने, आचार्य वाघभट्ट जी ने उष्ण मधु का जो सेवन है उसको निषेध बताया गया है। कंट्रा उसका प्रोहिबिटेड है, मतलब उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर दमन के लिए या निर्भर बस्ती में जो प्रयुक्त होता है उष्ण मधु, वो हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि बमन विरेचन यानी जो भी संशोधन है, पंचकर्म कर्म करवाते हैं, उसमें जो मधु का प्रयोग करते हैं वह मधु सीधे शरीर से बाहर निकल जाता है। बात करते हैं पांचवा तैल वर्ग। तैल वर्ग मतलब होता है ऑयल वर्ग। इसमें विभिन्न प्रकार के ऑयल्स के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले समान तेल का वर्णन होता है कि उत्पत्ति कारणों के समान गुणधर्म वाले, मतलब समान तेल में बताया गया है कि जो उत्पत्ति कारण, मतलब उनका ओरिजिन एक जैसा होता है, जिनको उनको उनके जैसे तेल का गुण क्या होता है। तो सबसे पहले तिल तेल बताया गया, सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। क्यों बताया गया तिल तेल को सबसे श्रेष्ठ? क्योंकि यह तीक्ष्ण होता है, बेहवाई होता है, मतलब पूरे शरीर में जल्दी से फैल जाता है। त्वक दोष नाशक यानी कि स्किन डिसऑर्डर को नाश करने वाला होता है तिल तेल। नेत्रों के लिए हानिकारक बताया गया है तिल तेल को। फिर बात करते हैं कि तिल तेल जो सूक्ष्म होता है, माइन्यूट होता है, इसलिए हर पार्ट तक आसानी से पहुंच जाएगा। उष्ण होता है, कृमिनाशक होता है। बात करते हैं तिल तेल के संस्कार से ये वात का शमन करता है। फिर ऐसे बात आती है आपका एरंड तेल के गुण। एरंड का तेल जो होता है बेटा, वो तिक्त, कटु, मधुर और रस समक होती है। फिर ये होता है क्या होता है, अन्न वृद्धि,
ये किसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं? अन्न वृद्धि में, गुल्म रोग में, वात रोग, कफ रोग, विषम ज्वर का ये विनाश करता है। ठीक है। फिर बात करते हैं सरसों का तेल। तो सरसों का तेल के गाँवों की तरफ कटु तेल या कड़ू का तेल कहते हैं। तो इसका जो रस होता है वो कटु होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है। ये कफ को और शुक्र को, वात दोष का नाश करने वाला होता है। इस सरसों का तेल को हम कोट में, कुष्ठ रोग में, अर्श रोग में, ब्रण में और कृमियों पे इसका इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं बहेड़ी की गिरी का तेल। तो मधुर होता है, शीतल होता है, बालों के लिए हितकारी होता गया। फिर बताया गया नीम की गिरी का तेल। तो अधिक उष्ण गिरे वाला नहीं होता है ये कृमि, कुष्ठ और कफज रोगों को शमन करने वाला होता है। हम यहाँ बात करेंगे बेटा मध्य वर्ग। छठा वर्ग जो होता है मध्य वर्ग। मध्य मतलब होता है अल्कोहल प्रोडक्ट जितने होते हैं, तो ये जठराग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं, भोजन के प्रति रुचि को बढ़ा देते हैं, इसलिए इसको रोचन कहा गया है। तीक्ष्ण होते हैं और उष्ण होते हैं। ठीक है। ये मध्य जो होता है ये शरीर की तुष्टि करता है यानी और पुष्टि करता है। बात करते हैं सामान्य मध्य की। जो सामान्य मध्य होता है वो मधुर तिक्त खटरस वाला होता है। सामान्य मध्य जो होता है बेटा वो सर होता है यानी कि मल को निकालने वाला होता है। ठीक है। इसका सेवन करने से क्या होता है? स्वर अच्छा होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, प्रतिभा निकलती है और मुखमंडल पर चमक आती है। निद्रा व अति निद्रा में वो लाभदायक होता है। जो कृष होता है उसको पुष्ट करता है, जो स्थूल होता है उसको कृष करता है, यानी कि जो लीन थीन है उसको उसको हेल्दी कर देगा। जो ओबेस ओबेस है उसको जो है कि फिगर मेंटेन, उसका फिगर जो होता है बना देगा। ठीक है। बात करते हैं स्रोतों का शोधन कराता है। वात कफ का शामक होता है। इसको विधि से न पिएंगे तो समझ लीजिए विष का पान करता है। कहते नहीं मध्य जो होता है, अगर इसका विधि से पान नहीं किया जाए, जो विधि बताई गई अगर उस विधि से पान नहीं करते हैं तो ये विष का कार्य करता है। बात करते हैं नया मध्य जो होता है वो देर से पचने वाला होता है। पुराना मध्य क्या होता है? लघु होता है। नया मध्य जो त्रिदोष को करने वाला होता है, लेकिन पुराना मध्य त्रिदोष सामक होता है। ठीक, अपोजिट प्रॉपर्टी है। फिर बात करते हैं मध्य का निषेध का बताया गया है कि अगर उस युक्त आहार विहार के साथ नहीं करना है, विरेचन करने के बाद नहीं पीना होता है, भूखे पेटे मध्य का सेवन नहीं करना होता है। ठीक है। फिर हम यहाँ बात करते हैं अरिष्ट के परिचय। अरिष्ट मतलब होता है बेटा कि जिन किसी प्रिपरेशन को फर्मेंटेशन प्रोसीजर के द्वारा बनाया जाता है तो उसको अरिष्ट कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि द्रव्यों का संयोग जिस अरिष्ट के साथ करेंगे उस द्रव्य का गुण जो होता है उस अरिष्ट में, यानी कि जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है उसमें आ जाता है। यहाँ पर बात करते हैं आसव। आसव से ज्यादा प्रभावशाली जो मतलब मध्य से ज्यादा प्रभावशाली आसव होता है। अरिष्ट में क्या होता है? वात जो होता है वात का वृद्धि करने वाला होता है। फिर बात करते हैं सिद्धू। एक टर्म आता है सिद्धू। सिद्धू मतलब जिसको किसको बोला गया है? सिरका को बोला गया, यानी कि जो विनेगर होता है, विनेगर उसको बोला जाता है, सिद्धू बोला जाता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर मध्यभाषा किसको कहते हैं? तो मधु के संयोग से जो आंसू बनाया जाता है उसको मध्यभाषा कहा गया है। फिर यहाँ बात आता है धान्य अम्ल की। धान्य अम्ल में क्या होता है कि धान्य होते हैं जो कैसे हो जाते हैं? अम्लीय हो जाते हैं, एसिडिटी हो जाती है, एसिडिक हो जाते हैं, यानी कि ये भी एक प्रकार का फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है। ऐसे द्रव जिनको कुछ दिन यानी कि 3-4 दिन तक रख देने से खट्टे हो जाते हैं ना, उनको क्या कहते हैं बेटा? हम धान्य अम्ल कहते हैं। मतलब ऐसे धान्य द्रव्यों को, ऐसे अनाज अन्न को जिनको हम 3-4 दिन तक रख देते हैं वो खट्टे हो जाते हैं तो उनको धान्य अम्ल कहते हैं। या रुचिकारक, रुचि को बढ़ा, रुचि करने वाली होती है और लघु होती है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं धान्य अम्ल यानी कि कांजी। इसको कांजी भी बोलते हैं, जो फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है। कांजी क्या करता है? तो कांजी मल का भेदन करवा देता है। ठीक है। कांजी और ये क्या करता है? श्रम मतलब कि जो परिश्रम से थके होंगे कलमान्य की थकावट को दूर कर देता है। ये धान्य मतलब रुचिवर्धक यानी खाने में पर खाना रुचि बढ़ा देता है। दीपन करवा देता है यानी कि जठराग्नि को बढ़ाने वाली होती है। और बस्ती का जो सूर होता है, जो ब्लडर का पेन होता है बेटा, उसका नाश करने वाली होती है। बात करते हैं सौवीरक क्या होता है? तो धान्य अम्ल जैसा गुण इसमें भी होता है। इसको बनाते कैसे हैं कि छिलका रहित यानी कि तुष रहित जो यव होते हैं ना बेटा, जव, जौ को अगर तुष रहित हम जो होता है वो को बनाते हैं त्ववीरक। और तुषोदक कैसे बनाते हैं कि छिलका युक्त अगर हम यह होता है तो उसको बनाते हैं हम तुषोदक। इन दोनों का काम क्या होता है? कृमि यानी कि जो पेट में वर्म और इन्फेस्टेशन होता है उनको खत्म करते हैं, हृदय रोग को खत्म करते हैं, गुल्म रोग, अर्श रोग और पांडु रोग को खत्म करते हैं। बेटा लास्ट वर्ग आपका है सातवां वर्ग, इसको कहा गया मूत्र वर्ग। तो ये मूत्र वर्ग 8 मूत्र वर्ग बताए गए हैं यहाँ पर। किसके किसके मूत्र होते हैं? सब जितने जो 8 प्रकार के क्षीर बताए गए थे वही होते हैं बेटा। अंतर इसमें यही होता है कि इसमें भेड़ी का मूत्र होता है, वहां पर भेड़ी का दूध नहीं था। ठीक है। घोड़ी का, सॉरी, घोड़ी, गाय बकरी भैंस, भैंस गाय बकरी, गाय भैंस भेड़ बकरी, हाथी घोड़ा ऊंट गधा। ठीक है।
इनके मूत्र व 8 मूत्र होते हैं। इन आठों के सामान्य रूप से क्या करते हैं, ये पित्त को करने वाले होते हैं, क्योंकि मूत्र तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, इसलिए पित्त को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है। ये रुक्ष होता है बेटा, रुक्ष होने के साथ साथ ये तीक्ष्ण मतलब शार्प होता है, लवण रस युक्त तथा कटु रस युक्त होता है। यह मूत्र जो होते हैं कृमि रोग में इस्तेमाल करते हैं, अनाह में, उदर रोग में, शोथ में, शूल में, पांडु रोग में, विष विकार में, अशुद्ध के रोगों में इस मूत्र वर्ग का वर्णन किया गया है। ठीक है। और ये अध्याय आपका समाप्त हुआ। इसमें ये सारे जितने नोट्स बना, आपको ये क्वेश्चन बेटा है ना, ये नोट्स ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में है, ये सब एमसीक्यू है अपने आप में। आपके नेक्स्ट एग्जाम में, आपके प्रॉप के एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होगा। केयरफुली इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लेक्चर को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।